नमस्कार। इतनी सारी खबरें आ रही हैं पूरे देश से और कोई खबर सृजन की नहीं है। टीसीएच पे आप सभी का स्वागत है और ये सारी खबरों को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ और आपको भी चिंतित होना चाहिए। और ये सारी मैं अपने व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत दिनों से आपको मिला नहीं, उसकी वजह तो मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर डाली है। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हो रही है वो एक लोकतंत्र के लिए, एक खुशहाल गणतंत्र के लिए, जनता के लिए और ना ही मध्यम वर्ग के लिए ठीक हो रही है। पहला तो बजट आ गया, निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया, वित्त मंत्री हैं वो, उन्होंने ऐसा कमरतोड़ बजट पेश किया कि लोग बेहाल हो गए। एक तो प्रॉपर्टी का इंडेक्सिंग हटा दिया। इसका मतलब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि इंडेक्सिंग हटा दिया, ये बहुत बड़ा कदम है। इसकी इसकी वजह भी मैं बताता हूँ और ये कैसे हटाया गया है वो भी बताता हूँ। समझ लीजिए आपने 10 साल पहले 12 लाख में एक प्रॉपर्टी ली है और आज की तारीख में उसकी कीमत 5 करोड़ हो गई। तो इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ता है तो प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ती है और रेडी रेकनर का भाव बढ़ता है। तो आज की तारीख में जो भाव है उस भाव के हिसाब से आपको टैक्स कट के लगेगा। यानी समझ लीजिए आपने 5 करोड़ में प्रॉपर्टी बेटी, इंडेक्सिंग जब था यानी पिछले साल तक, तब ये होता था कि आपकी प्रॉपर्टी का मूल्य जो आज की तारीख में है वो समझ लीजिए एक 4.5 करोड़ है। तो सिर्फ 50 लाख रुपयों पर आपको 20% टैक्स पड़ता था। लेकिन इंडेक्सिंग हटाने के बाद आप 12 लाख की प्रॉपर्टी अगर 5 करोड़ में आज बेचते हो, तो आपको पूरी जो रकम है, यानी 12 लाख के ऊपर जो 5 करोड़ तक सारी रकम है, यानी करीब-करीब 4 करोड़ और 82 लाख रुपए जो कीमत है, उसके ऊपर आपको 12 पूर्णांक 12.5% आपको टैक्स देना है। ये एक ऐसा कदम है जिससे ना कि सिर्फ मध्यम वर्ग घर लेने के काबिल होगा, लेकिन इन्होंने एक ये प्रावधान क्यों आया है? इसके लिए आया है क्योंकि बिल्डर लॉबी जो है वो खत्म हो जाए। ये चाहते हैं कि हम दो हमारे दो में, हमारे दो में से एक जो बिल्डर बनना चाहता है, बहुत बड़ा बिल्डर, धारावी जिसके पास है, वो अडानी के लिए ये सारी चीजें हो रही है। और बिल्डर के पास जाकर कोई प्रॉपर्टी बेचे, खरीदे, यानी लोग संपत्ति खरीदते हैं। गरीब आदमी से जब कोई मध्यम वर्ग में आता है, मध्यम वर्ग से उच्च मध्यम वर्ग में आता है, वो 10 साल में तो होता नहीं था ऐसा, लेकिन जब भी हुआ है, तो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं। या इनहेरिटेंस टैक्स के खिलाफ जिन्होंने आवाज की थी, इन्होंने, बीजेपी ने, ये एक तरह का इनहेरिटेंस टैक्स भी है। यानी जैसे कि मेरे फोरफादर्स मेरे लिए कोई प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं और वो जिस कीमत में उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है, उस कीमत से लेके आज की कीमत में मैं अगर बेचता हूं तो वो मुझे फायदा नहीं होगा। उस पूरे फायदे पे मुझे देश को टैक्स देना है और ऊपर से जीएसटी के खेल अलग है। यानी आप जो माल खरीदते हो उसके ऊपर टैक्स अलग है। यानी इस देश का हर गरीब और मध्यम वर्ग का व्यक्ति टैक्स तो दे ही रहा है, लेकिन जो डबल टैक्स अलाउड नहीं है दुनिया में कहीं भी, आपको तिगुना चौगुना टैक्स देना पड़ रहा है ताकि आपका मध्यम वर्ग पूरा खत्म हो, गरीब पूरा खत्म हो और सिर्फ उनके हाथ में सारी संपत्ति रहे जो दो है और उनके साथ और चार होंगे। तो बात यह है कि बिल्डर लॉबी को खत्म करने के लिए ये कदम उठाया गया है कि ताकि बिल्डर लॉबी उठ ना पाए और मुंबई और जो प्राइम लोकेशंस हैं वहां पर अडानी जैसे जो हम दो हमारे दो में हैं, वो अपना रास्ता साफ कर सके। यही हमने देखा एयरपोर्ट्स के वक्त, पोर्ट के वक्त, जब भी हुआ तो अडानी को जब इंटरेस्ट होता था तो सामने वाली पार्टी के घर ईडी जाती थी, इनकम टैक्स जाता था, यही बातें सारी होती थी। तो यही बातें अब प्रॉपर्टी के मामले में हुई है। इसमें क्या हो गया है कि एक व्यक्ति के लिए, एक उद्योजक के लिए रास्ता बनाने के लिए कई बिल्डर्स, कई घर, कई मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग, बिल्डर भी उच्च मध्यम वर्ग से ही आते हैं कई, तो वो सारे टूट जाएंगे और इसके बदले में एक धनी और धनी हो जाएगा। शायद उसके घर में जब शादी होगी तो हम और एक बहुत बड़ी शादी देख पाएंगे। दूसरी तरफ एक चीज और हो रही है, वो ये है कि जो भी बनाई हुई चीज है इस सरकार ने, चाहे ब्रिज हो, चाहे रास्ते हो, चाहे पुल हो, या चाहे संसद हो। यानी मुझे कई लोगों ने पूछा था, जब नया संसद भवन बना था तो मैंने कहा था कि मेरे एक मित्र हैं, अब वो संपर्क में नहीं है, लेकिन वो अगर सुन रहे हैं तो वो सुने। तो उन्होंने मुझे बताया था कि नहीं नहीं, संसद भवन तो जबरदस्त बनाया है, देखना भैया। मैंने कहा अगर इस बारिश में वो टिका बारिश के सामने तो मैं मानूंगा, और ऐसा हो नहीं पाया। एक नीली बाल्टी लगाई हुई है, जहां से आप देखो वहां से छत से पानी गिर रहा है।
यही हाल 15 दिन पहले मोदी जी ने उद्घाटन किया था, वो अंडमान निकोबार का वो एयरपोर्ट है, वही उसी का यही हाल है। यहाँ पर गुजरात में तो मेट्रो के पुल है, उसको क्रैक्स गए हैं। फिर महाराष्ट्र में समृद्धि महामार्ग जो है उसको क्रैक गए हैं। हमेशा याद रखिएगा, फांसीवादी लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना चाहते हैं, वो इसलिए नहीं कि जनता का हित हो। आपको बड़े-बड़े रोड देख के ये लगेगा कि जनता के हित। फांसीवादी लोगों का ये फंडामेंटल ये होता है कि बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में वन टाइम में आप वन शॉट में बड़ा करप्शन कर सकते हैं, और उस करप्शन पे आप उंगली दिखा नहीं सकता कोई, क्योंकि वो करप्शन आप नॉन ट्रांसपेरेंट करते हो पूरी तरह से। तो ये जो खेल है वो हर फैसिस्ट करता आया है। कुछ फैसिस्ट ऐसे थे कि उन्होंने काम अच्छे किए, लेकिन बनाया तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कोशिश है। वैसे ही ये बांधना है, ये ब्रिज बांधना है, टनल बांधना है, ये जगह तोड़ना है, जंगल तोड़ना है, ये सारी चीजें क्यों हो रही है? ये चीजें कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए, ये ग्रुप के लिए, ये गिरोह के लिए हो रहा है। और दूसरी चीज, उसमें एक वन टाइम भ्रष्टाचार आप निकाल सकते हो। यानी जैसे कि महाराष्ट्र के समृद्धि महामार्ग के बारे में इतना कुछ कहा जाता है कि एक इंजीनियर है, उनकी 3 बीवियां हैं और उनके पास 3000 करोड़ की संपत्ति, उन्होंने वो भी प्रमोट ही है वो, और 3000 करोड़ की, और एक बीवी पे 200 करोड़, दूसरी 300 करोड़, और वो हिंदू है। 3 बीवियां हैं, आप गलत मत समझिएगा। लेकिन ये उनका छपके भी आया है हर पेपर में। लेकिन वो भी हर 6 मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के, उन जिनके कार्यकाल में उन्होंने अलग-अलग काम किया है, वो सबसे दोस्ती रखते हैं और अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें और कोई अब यूपीएससी का हाल जो हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह से यूपीएससी में संघ ने घुसपैठी की है, और उसके बाद यूपीएससी की परीक्षा का पूरा पतन हुआ है। जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और डिसेबल यानी जो होते हैं, तो उनकी कैटेगरी से कई लोग अंदर घुस चुके हैं, जो वैसे है ही नहीं। यानी ये सारी चीजें जो है, यहाँ महाराष्ट्र में एक पूजा खेड़कर नाम की लड़की का आईएएस की जब हुई, तब उसकी खोजबीन की गई, कुछ ट्विटर हैंडल, उसमें हमारे मित्र हैं वैभव कोकाट, उन्होंने उनके ऊपर पहले ट्वीट डाला था। तो वो ट्वीट डालने के बाद लोगों ने शुरुआत की, तो बाद में ऐसा आज उनकी सदस्यता यानी आईएएस उनका रद्द कर किया गया यूपीएससी द्वारा। लेकिन ऐसे कई छात्र हैं जो लिस्ट से निकाल के दिखाए जा सकते हैं, जो एलिजिबल ही नहीं है। तो ऐसे अगर अधिकारी आएंगे तो वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार करके ही अंदर घुस रहे हैं, एक संगठन के बल पे ही घुस रहे हैं, और जाके भ्रष्टाचार ही करेंगे और देश को बर्बाद ही करेंगे। तो ये बात भी है, और देश को बर्बाद करने की जो जड़ है वो आपकी चुनाव से होती है। आप चुनते किसको है? आपको फौरन पैसे ट्रांसफर करते हैं या फौरन कुछ देना चाहते हैं, उनको चुनते हैं। लेकिन ये चुनाव की प्रक्रिया भी तो गड़बड़ है। आपको मैं बताता हूँ फिर एक बार कि विपक्ष भी इसमें विफल रहा है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। हर कोई बोल रहा है। वोट फॉर डेमोक्रेसी नाम की संस्था ने, मैंने कई बार आप यहाँ पर जिक्र किया कि ये ढूंढ निकाला कि इस इलेक्शन में जो गड़बड़ी हुई है, उससे 79 सीट्स पर एनडीए को फायदा हुआ, ताकि 161 एक्चुअली सीट्स है उनके पास, 240 जो दिखाई देती है। लेकिन उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के पास जवाब मांगा तो आज तक जवाब नहीं दिया। उसके बाद एडीआर नाम की जो संस्था है, डेमोक्रेसी के लिए काम करती है, उन्होंने ढूंढ निकाला कि 532 सीट पर 6 लाख का कम ही वोट गिने गए हैं या कहीं ज्यादा वोट गिने। जितने डाले गए उससे कम या ज्यादा एक भी वोट गिना जाता है तो वो पूरी प्रक्रिया ही नल एंड वॉइड बननी चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर भी जवाब नहीं दे रहा है। अब इलेक्शन कमीशन इसके लिए जवाब दे है या नहीं, ये लोगों को तय करना नहीं है, विपक्ष को करना है, क्योंकि वोट विपक्ष को दिए थे वो उनको मिले नहीं है, वो अकाउंटेबल भी है। उनको इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगना चाहिए। कांग्रेस सहित यहाँ पर महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जिनको नुकसान हुआ है इसका एक्चुअल, लेकिन वो चुप्पी लगाए बैठे, वो खुश है कि आप विपक्ष में आ गए, बस हो गया काम। ऐसा नहीं है। लोगों का जब भरोसा उठ रहा है, वेनेजुएला में जो हुआ उसके ऊपर बड़े बड़े उद्योगपति इसलिए ट्वीट डाल रहे हैं कि सिर्फ उद्योगपति नहीं, बर्नी सैंडर्स जैसे सेंट्रिस्ट भी ये ट्वीट डाल रहे हैं, लिख रहे हैं कि ईवीएम द्वारा ये ठीक नहीं हो रहा है कुछ भी चुनाव। अगर वेनेजुएला की बात अगर हम कर सकते हैं, भारत की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि भारत में जो चुनाव में वोट पड़े यानी डाले गए हैं उससे ज्यादा गिने गए हैं, कम गिने गए हैं, ऐसे 532 सीट है। और 79 सीट तो पक्का है कि जो जिन सीटों पे इंडिया गठबंधन को फायदा हो सकता था, लेकिन वो एनडीए ने उठा लिए। तो ये सरकार की जो नींव है
वो सच पे नहीं है। तो यूपीएससी की जो नींव है वो सच पे नहीं है और बोलने वाले को पनिशमेंट है। और आप मजेदार बात यह है कि बोलने वाले को पनिशमेंट है नहीं, ये सारी कवायद 10 साल पहले 2014 में शुरू हुई थी संघ के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, वो अब्दुल पंक्चर वाला को टाइट करने के लिए। लेकिन देखते देखते हम विश्वगुरु नहीं हैं, ये नारायण मूर्ति को, सिंपल नारायण मूर्ति को भी कहना पड़ा। और सिंपल नारायण मूर्ति ने जैसे ही कहा कि हम विश्वगुरु नहीं हैं, फौरन उनका जीएसटी का 32,000 करोड़ का घोटाला बाहर निकला। अब यह आश्चर्य की बात है कि हमारे इनकम टैक्स का पोर्टल हो या बाकी सारे टैक्सेस का, जीएसटीएन का जो सारा खेल हो, जो मैकेनिज्म है, जो सॉफ्टवेयर्स है, वो हैंडल ही इन्फोसिस कंपनी करती है। उन्हीं को 32,000 करोड़ जीएसटी चुराने का आरोप लगाकर नोटिस भेजी गई। वो इसलिए क्योंकि नारायण मूर्ति साहब ने ये बोल दिया कि हम विश्वगुरु नहीं है, हमसे चाइना बहुत आगे जा चुका है, हम अपने आप को विश्वगुरु, महान लीडर, ये सब बोलना बंद करें, ये उन्होंने बोला। तो उन्हें मालूम नहीं था कि यू हैव कॉन्सिक्वेंसेस इन फैसिज्म, योर वर्ड्स हैव कॉन्सिक्वेंसेस इन फैसिज्म। तो वो सारी बात उनके दिमाग में से निकल गई, क्योंकि उनको लगा कि अब विपक्ष प्रबल हो गया है तो थोड़ी थोड़ी बात आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन नहीं, विपक्ष प्रबल तब होगा जब चुनाव आयोग का घोटाला वो बाहर निकाल पाएगा। चुनाव आयोग ने जो बड़ा घोटाला किया है, और इसमें कोई शक नहीं है, चुनाव आयोग अगर झूठ है ये बात तो जवाब दे, क्योंकि चुनाव आयोग लोगों को जवाब दे है। और 19 जुलाई को यह संस्था ने उनसे खत लिखकर जवाब मांगा है, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब विपक्ष का काम है कि उनके पीछे पड़ना कि इसका जवाब दे, टैली क्यों नहीं हो रहा है। इतनी सीटों पर अगर टैली नहीं हो रहा है, आपने इतने, जो वोट फॉर डेमोक्रेसी का रिपोर्ट है उसमें तो 5 करोड़ वोट ज्यादा मिले और 79 सीट्स ज्यादा मिली। तो ये सारा खेल जो है वो झूठ की नींव पर ही खड़ा है, और झूठ के नींव पर खड़ा है। जनता इसके साथ नहीं है और जनता की परवाह नहीं है। आप देखिए कि कोई भी सत्ता में अगर होता है तो वो जनता की वजह से होता है, उसकी उसको फिक्र होती है। इसलिए बजट में या किसी भी बात में, किसी भी डिसीजन में, कोई भी तानाशाह भी हो तो ये सोचता है कि वेलफेयर स्टेट हो, लोगों का कल्याण हो। ये सरकार ऐसा नहीं सोचती, क्योंकि उनको मालूम है जनता की वोट से उनको लेना देना नहीं है। और यहीं पर विपक्ष का खेल खत्म होने जा रहा है। और विपक्ष को संसद में कितना भी बोले, जो अब पानी बह रहा है संसद में, खैर जो हमारी पुरानी संसद थी उसकी परंपरा भी महान थी और उसमें कभी लीकेज नहीं हुआ, और वहां पर इतनी ट्रांसपेरेंसी थी, लेकिन लीकेज नहीं हुआ पानी का। तो मोदी जी कुछ भी मुमकिन करा सकते हैं कि संसद में ही पानी आ गया। तो दिल्ली में तो आ ही गया है। और कुछ छात्र भी जो यूपीएससी कैंडिडेट जो कोशिश करते हैं यूपीएससी के लिए, वो बेचारे बेसमेंट में अब इस तरह की बारिश और इस ताबड़तोड़ बारिश और बाद में जिस तरह की व्यवस्था थी उसकी वजह से उनको जान से हाथ धोना पड़ा। ये बहुत बहुत संवेदनाहीन सरकार काम कर रही है और उनको चुनाव की पड़ी है। बस राज्यों में अब चुनाव है, वहां पर इलेक्शन कमीशन क्या करता है इस पर इनका फोकस होगा। तो अब चुनाव आयोग जब लोकसभा में जो गड़बड़ी हुई है उसके ऊपर जवाब दिए बिना अगर राज्य में चुनाव लेता है, तो आप आश्वस्त लोगों को कैसे कर सकते हैं कि चुनाव फ्री एंड फेयर हो रहे हैं। यानी चुनाव आयोग तो आश्वस्त करने की भी कोशिश नहीं कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष कैसे, आपको विपक्ष अगर कहेगा कि हमको वोट दो हमारी सरकार आएगी, तो लोग कहेंगे कि आपकी सरकार आप किस भरोसे आएगी। पिछली बार तो जितने गिने उससे ज्यादा, जो जो गिने गए वो पड़े हुए वोटों से ज्यादा तो थे या कम थे। तो ये ऐसा, ये मशीन, इतना मशीन की जरूरत है क्योंकि इतनी एक्यूरेसी चाहिए। ये कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस दत्ता और जस्टिस खन्ना के सामने ये बहुत बयानबाजी की थी चुनाव आयोग के द्वारा, लेकिन ये एक्यूरेसी का ये नमूना है कि जब बैलेट बॉक्स से वोटिंग होती थी तब भी एक्यूरेट होता था। 1952 से 1952 से लेके आए 2014 तक एक्यूरेट वोटिंग, और उसी दिन शाम को सारे वोट्स दिखाई देते थे। और सेकंड फेज के अभी तक इन्होंने डिटेल फेज का डिटेल जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स वो अभी तक डाला नहीं है। तो ये सारी नॉन ट्रांसपेरेंसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर राज्य के चुनाव के लिए सामने जा रहा है विपक्ष, तो मुझे एक प्रश्न है कि विपक्ष किस मुंह से राज्य के चुनाव को सामना कर रहा है। अब सत्ता पक्ष का तो मसला ही नहीं, उनको फायदा ही हो रहा होगा क्योंकि ये नॉन ट्रांसपेरेंसी उन्हीं के लिए है। 2 लोग सत्ता में रहे और 2 लोग देश को खरीदते रहे, इसलिए ये सारी इलेक्शन की कवायद की नींव जो झूठ पर खड़ी है।
लेकिन विपक्ष को यह सोचना चाहिए कि लोगों का वेलफेयर, लोगों का हित, जिस बजट में जिस तरह की लोगों की कमर तोड़ी गई है, डिमोनेटाइजेशन से लेके फिर जीएसटी, ये तो गब्बर सिंह टैक्स है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब टैक्सेशन में यानी डायरेक्ट टैक्सेस में, इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी आपको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। ऐसी कोई बात ही नहीं रही जिसकी वजह से आम आदमी खुश हो। अब रेल पटरी से उतर रही है, एक दिन वो अडानी को जानी है तो पटरी से उतरे ही सही। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ही चाहती कि रेल पटरी से उतरती रहे, लोगों की जानें जाती रहे और एक दिन अडानी को रेल देते रहे। तो भेल दे दिया, तेल दे दिया, अब रेल भी दे दो। ये दो, हम दो और हमारे दो, देश को जिस तरह से लूट रहे हैं, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है ये रेल का। और जो रेल मंत्री हैं वही आईटी मिनिस्टर भी है, और आईटी मिनिस्टर यानी वो रेल मिनिस्टर के नाते पूरी तरह से फेल हो गए हैं और आईटी मिनिस्टर को कुछ काम ही नहीं है। एक्चुअली आईटी मिनिस्टर के नाते वो क्या कर रहे हैं, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स है उसको, उसके ऊपर ऐसा बिल ला रहे हैं जिससे उनकी नकेल कसी जाए। जैसे यानी कि मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो सच्चाई बताया बयां कर रहा हूँ, मैं नहीं, मेरे जैसे हजारों हैं, उनके प्लेटफॉर्म्स है अपने खुद के। तो इन लोगों को ये प्लेटफॉर्म से हटाया जाए और पूरी तरह से सरकार ने जैसे सारे चैनल्स बंद कर दिए वैसे किए जाए। ये और सबसे बड़ी इसमें मजेदार बात ये है, मजेदार नहीं, ये दुखद बात है कि अश्विनी वैष्णव जो आईटी मिनिस्टर है, उनको बार बार लोगों ने कहा, जो पार्टी है यानी जिनके प्लेटफॉर्म्स है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, तो उन्होंने भी विनती की, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि भाई साहब, आप वो बिल क्या है जो हमारे संदर्भ में बिल है वो हमें दिखाइए। उसके बिना इस लोकतंत्र में आप बिल कैसे ला सकते हो? क्या बिल है? क्या लिखा है उसमें? क्या प्रावधान है? हमारी रक्षा कौन करेगा? लोकतंत्र की रक्षा हमारी कौन करेगा? ये बिल वो दिखाई नहीं रहे हैं। वो भी चुप है, इलेक्शन कमीशन भी चुप है, मोदी जी भी चुप है, बस एजेंसीज को भेज देते हैं कोई बात करता है तो। जैसे कि नारायण मूर्ति के साथ हुआ, लेकिन नारायण मूर्ति इतने सिंपल थे कि उनको उसकी जो जटिलता है टैक्स सिस्टम की वो समझ में नहीं आई और वो अपनी सिंप्लिसिटी में खुश रहे, इसलिए वो अब ये 32,000 करोड़ का जो नोटिस है उसका जवाब देंगे। लेकिन दूसरों को नोटिस भेजते वक्त सरकार को ये समझना चाहिए, उनका वो चाहे नहीं चाहे, लेकिन इस जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। और इलेक्शन कमीशन, खास करके चुनाव आयोग, राजीव कुमार और उनके दो साथी जो तीनों चुनाव आयुक्त है, उनको ये समझना चाहिए कि ऐसी कोई कुर्सी दुनिया में बनी नहीं जो अमर है, और ये आप एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो किसी किसी के साथ मिलके, तो इसका आपको जवाब देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इससे अच्छा है कि आप आज ही इसका जवाब दे दो कि खत आपको जो भेजे गए हैं उसका जवाब देना पड़ेगा। और विपक्ष को मैं खास करके ये रिक्वेस्ट करता हूं, एक पवन खेड़ा जी का ट्वीट आया कांग्रेस की तरफ से, बाकी विपक्ष इस पे चुप्पी लगाए बैठे हैं। मुझे ऐसा पता चला कि कांग्रेस की मामले में कि इंटरनल अफेयर कांग्रेस का जो है उसमें ये मीटिंग में तय किया गया कि हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे। अरे आप लोग इस पर बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फिर जनता के वोट जो आपको दिए थे, जो आपको मिले नहीं, उसके लिए कौन अकाउंटेबल है? उसके लिए सिर्फ मोदी जी अकाउंटेबल नहीं है, सिर्फ बीजेपी अकाउंटेबल नहीं, सिर्फ राजीव कुमार अकाउंटेबल नहीं है। जिसको वोट दिए गए थे, यानी कि मैंने आपको पैसा भेजा और आपको मिला नहीं और किसी और को मिला, ऐसी कोई व्यवस्था है तो वो व्यवस्था जिम्मेदार है, जिसको पैसा मिला वो जिम्मेदार है, और जिसको पैसा भेजा था वो भी पार्टी तो है, उसको भी जिम्मेदार रहना चाहिए। तो विपक्ष बात ही नहीं कर रहा है। एक पवन खेड़ा जी का ट्वीट छोड़ा तो कुछ भी बात नहीं है कांग्रेस की तरफ से, ना आरजेडी की तरफ से, ना सीपीआई सीपीएम, किसी किसी की तरफ से कोई बात इस पे छड़ी गई नहीं। चुनाव आयोग को जब तक आप जवाबदेह नहीं ठहराते तब तक राज्य के चुनाव में लोग आप पे भरोसा करें क्यों, इस सवाल का जवाब आपको देना होगा। क्योंकि लोग जब आप पर भरोसा करके आपको वोट देते हैं और आपको मिलते ही नहीं है, तो आप कल कहोगे चलो आपने कुछ भी करके बीजेपी को ही वोट दिया है तो यही भुगतो। ये हुआ नहीं है, लोगों ने वोट नहीं दिया है उनको, फिर भी उनको मिले हैं, तो क्यों मिले हैं ये आप ढूंढो। ये एक्सप्लोर करना हमारा काम नहीं है, ये एक्सप्लोर करना विपक्ष का काम है। और अगर मुझे कोई कहे कि मशीनरी के साथ काम करते वक्त बहुत सावधानी से करना पड़ता है, ऐसा कोई काम नहीं जो एक हद के बाद फैसिस्ट जब रेजिम होती है, फांसीवाद जब आप पे हावी होता है तो आपको करना नहीं चाहिए। सर हर चीज को आपको टटोल के देखना चाहिए, हर निर्णय को। जैसे यूपीएससी में आरएसएस घुस गया, वहां पर बर्बादी हो गई। यूनिवर्सिटीज, कई यूनिवर्सिटीज है जो दुनिया में नाम थे, हमारी दुनिया में कोई 500 यूनिवर्सिटीज पहली जो है उसमें एक भी हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटी है नहीं,
खैर लेकिन फिर भी कुछ नाम था, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ बर्बाद कर दिए। अब तो चुनाव आयोग भी बर्बाद हो गया और कोर्ट तो डिसीज़न ही नहीं लेता। मैं इस बात पे ये दुःख से कहता हूँ कि उद्धव ठाकरे का चुनाव चिन्ह और शरद पवार का चुनाव चिन्ह जब दिया गया, फिर सभापति का निर्णय आया यहाँ पर शिवसेना के मामले में, उस पर अब 2 महीने बचे हैं विधानसभा के अगली चुनाव के लिए, तब तक कोर्ट ने कोई डिसीज़न ही नहीं दिया। ये जो डिसीज़न ना देना है, वो एक तरह से बात करता है, आपकी न्यूट्रलिटी की नहीं बात करता है। ये बात नहीं करना चुनाव आयोग का, जवाब नहीं देना चुनाव आयोग का, कोर्ट का आगे की डेट्स देना या सुनवाई ही नहीं करना, या प्रधानमंत्री या आईटी मिनिस्टर या रेल मंत्री का जिम्मेदारी नहीं लेना या जवाब नहीं देना लोगों का, ये बयान नहीं करता कि ये न्यूट्रल है। ये बयान करता है कि समस्या का वो समाधान नहीं है, वो समस्या का हिस्सा है। और अगर वो समस्या का हिस्सा है तो जनता को समस्या का हल उसके सारे हिस्से पुर्जों के साथ करना चाहिए। तो ये देश कुल मिलाकर पानी में डूबा हुआ है। रास्तों पर आप देख सकते हैं कि ऐसे-ऐसे नक्शे बने हैं, कोई चाँद दिखता है किसी को रोटी दिखती है। अब जीवनवादी होगा तो उसको रोटी दिखती है, कलावादी होगा तो उसको चाँद दिखता है। और गाड़ियाँ तो जाती-आती रहती, कई गाड़ियाँ खराब हो रही है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जो ग्रोथ हुई है, वो देखते हुए अब कुछ दिनों में आप एक जगह बैठे रहो, तो भी आप वर्क फ्रॉम होम जैसा वर्क फ्रॉम कार या वर्क फ्रॉम बस या वर्क फ्रॉम टैक्सी ऐसा भी करना पड़ेगा, क्योंकि आगे बढ़ ही नहीं रहा है। मैं जिस शहर में रहता हूँ, उसका मुंबई नाम है, वो फाइनेंशियल कैपिटल है ऐसा बोलते हैं, अब है नहीं, लेकिन खैर मोदी जी चाहते अहमदाबाद बने, हम मानते हैं कि अहमदाबाद ही बनाएँ, चलो, वो खुश हो जाएँ। लेकिन बात ये है कि ये फाइनेंशियल कैपिटल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। कौन-सा फाइनेंस करेंगे और कौन-सा कैपिटल? आपके 6 घंटे जाने-आने में रोज़ बर्बाद हो जाते हैं रोड की वजह से। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही बर्बाद है। आज किसी ने हो ची मिन्ह सिटी का एक फ़ोटो का तस्वीर डाली है, वो जो वियतनाम की कैपिटल सिटी है। वैसे वियतनाम का पर कैपिटा इनकम हमारे दुगुना है हमसे। हम और वियतनाम दोनों थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आते हैं, लेकिन वियतनाम की अगर आप कैपिटल सिटी देखोगे तो आपको अपने कैपिटल सिटी पे शर्म आएगी। दिल्ली में लोग तैर रहे हैं और तैर रहे हैं, फिर कांवरिया भी अपनी अपने अलग से जिंदगी का धुआं कर रहे हैं, अपनी जिंदगी का और दूसरों के भी। तो और ऊपर से वो कार लोगों की गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां तोड़ रहे हैं और पुलिस उनको ऊपर से फूल बरसा रही है। ये मुझे लगता है एक पैरेलल विश्व में जी रहे हैं मोदी जी, हमको ऐसे दुनिया में ले गए हैं। इसे नई दुनिया कहें, नया भारत कहें, कुछ भी कहें। लेकिन बचपन में हम जब चंदा मामा पढ़ते थे तो लगता था कितनी अच्छी-अच्छी कल्पनाएँ यहाँ पर आती हैं। तो उससे ज़्यादा कल्पनामय वास्तव हमने ज़िंदगी में देखा, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आरएसएस का, बीजेपी का, मोदी शाह का, अडानी-अंबानी का, सबका। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि अ, ये सारी कहानियाँ पढ़ना और ये सारी कल्पना जीना तब अच्छा लगता है जब आपका जीवन खुशहाल हो। यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी के लिए जो खर्चा पड़ रहा है, यानी एक गडकरी जी ने खत लिख दिया है निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री को कि ये जीएसटी जो है हेल्थ इंश्योरेंस पे वगैरह वो सब कट करा दो, ये बंद करा दो। अब गडकरी जी है रोड मिनिस्टर, उन्होंने टोल तो नहीं बंद किया, बस वो निर्मला जी से कह रहे हैं। तो निर्मला जी कहेगी कि देखिए आप टोल बंद कर दो, तो गडकरी जी कहेंगे कि मैं नहीं करूँगा। तो वो कहेंगे कि दिखा आप शुरू किसने किया था? आपने किया था, तो मैं भी नहीं करूँगी। तो बात खत्म हो जाएगी। ये अंदर का मामला है आरएसएस का, तो अंदर ही सुलझा जाएगा। लेकिन लोग परेशान हैं, त्राहिमाम है, लेकिन चुनाव आयोग निष्पक्ष ना होने की वजह से लोगों की आवाज़, जनता की आवाज़ ठीक से पहुँच नहीं रही है। नहीं तो एनडीए 161 पे सिमट जाती, ऐसा कहना है मेरा नहीं। वोट फॉर डेमोक्रेसी जो इंस्टीट्यूट है उनका है और ये बात उन्होंने खुलेआम 19 जुलाई को चुनाव आयोग को लिखी है और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है, अभी तक जवाब मिला नहीं है। हम वेनेजुएला की बात करते हैं, हम अमेज़न की बात करते हैं, अमेज़न जंगल की बात करते हैं, लेकिन हम हसदेव की बात नहीं करते, हम दिल्ली की बात नहीं करते, अपने चुनाव आयोग की बात नहीं करते, अपने सरकार की बात नहीं करते। अगर वो इलिजिटिमेट सरकार है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है, तो ये क्या है? इसका जवाब चुनाव आयोग को देना होगा और विपक्ष को इसके पीछे पड़ना होगा, वरना हमारे वोट को ग्रांटेड मत लो। हम ज़रूरी नहीं है आपको वोट करेंगे, क्योंकि आप अपने वोट बचा नहीं पाते, आप अपने वोट अपने पास सँभाल नहीं पाते, तो आपको दान भी देना व्यर्थ है। ये तो हमारा हक है, हम दे रहे हैं आपको
क्योंकि हम अपने आप को, अपनी किस्मत को और अपनी जो जीवन पद्धति है उसको बदलना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं। लेकिन आप तक पहुँच ही नहीं रहा है और उसके लिए आप कुछ कर ही नहीं रहे, जितना पहुँचा उतना ही भला, ये कहकर अगर आप विपक्ष चुप रहने लगा, तो ये विपक्ष विपक्ष का काम नहीं कर रहा है। तो ये सारी इंस्टीट्यूशंस जो है, मैंने जैसे कहा, कोर्ट्स हैं, यूपीएससी हो या चुनाव आयोग हो या सरकार हो खुद, वैसे ही विपक्ष भी एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हैं। और ये कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ है? ये नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को ढूँढना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए और ये मुद्दा उठाना चाहिए, ताकि एडीआर या वोट फॉर डेमोक्रेसी जैसी संस्थाएँ जो है, वो अपना काम कर सके। लोग अपने वोट डालें निर्भयता से, और निर्भयता से जो डाले हुए वोट है, वो उसी तक पहुँचे जिसको वो डाले गए हैं। ना उसको राज करने दें, जिसका राज आया ही नहीं है। तो हम आज यहाँ रुकते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।